प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हरीश सहनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी आरक्षण की बात आई है तो बीजेपी ने आरक्षण में सहयोग किया है। मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया। जातिगत गणना की रिपोर्ट को राज्य सरकार को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए। जब पहली बार विधानसभा में आया था, भारतीय जनता पार्टी 14 मंत्री के साथ पूरा सपोर्ट किया था और दूसरी बार तो मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष था और इसको पूरी सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के उत्थान कल्याण के लिए इस सर्वे में सहयोग किया। और आज जो उस समय इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं थे, जिनकी करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं रहता है, जिनको अवसर मिला था 15 साल, उन्होंने कोई इसमें एक्शन और कार्य नहीं लिया। आज ढोल बजा रहे हैं। हमारा पार्टी का स्टैंड साफ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी पार्टी का स्टैंड रखेंगे। हम और हमारे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष दोनों आज उस बैठक में जाएंगे, जो सर्वदलीय बैठक है, और उस बैठक में हम समझना चाहेंगे पूरी डिटेल की जो टुकड़े टुकड़े में ये आर्थिक सर्वे रिपोर्ट दर्ज नहीं उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत सारे विषय हैं, क्या वो प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा हम गंभीरता से देखना और अध्ययन करना चाहते हैं। तब तक पार्टी का स्टैंड और उन लोगों के असली चेहरा को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। ये पूरी तरह तुष्टीकरण के चक्कर में, लालू प्रसाद जी के दबाव में बिहार के जातीय आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कभी जब हमारे दोनों विधानसभा और विरोधी दल के नेता दोनों जाएंगे, इनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का काम नीतीश सरकार करे कि हमने सबका सम्मान किया, सबकी जानकारी दी है और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपने जातीय समीकरण तो बताए, लेकिन आर्थिक समीकरण नहीं बताया। किस वर्ग के लोग पीछे हैं और किन जातियों के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, ये आपने तो बताया ही। आधा अधूरा रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट सबको सार्वजनिक। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद अपनी ही सरकार की तारीफ की और कहा कि इसके जारी होने से बिहार में जातियों की क्या स्थिति है इसके बारे में पता चल गया। अब इस आधार पर विकास की योजनाएं बनेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि सभी दलों को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। इस दौरान बीजेपी पर भी प्रहार करने से वो नहीं चूके। ये चीज ही इतना महत्वपूर्ण है और ये आंकड़े ही इतने महत्वपूर्ण है कि सभी जगह से मांग उठनी स्वाभाविक है। उसमें हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं है। हम लोगों ने तो अपने अधिकारियों को बधाई देके कल ही कह दिया है कि आप तैयार रहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट नो हाउ शेयरिंग के लिए अलग अलग प्रदेशों में बुलाया जाएगा। ये स्थिति है बिहार की सफलता की और कितनी आवश्यक थी ये सोचिए ना कि अभी तक अलग अलग वर्ग के लोग जो हमेशा एक तरह से कंफ्यूजन में रहते थे, कोई कहता था हम इतना है तो कोई दूसरा कंटेस्ट कर देता था, कोई दूसरा कहता था इतना है तो तीसरा प्रोटेस्ट कर देता था। अब तो भाई आधिकारिक प्रामाणिक आंकड़े आपके हाथ में हैं, तो इससे बड़ी चीज जो सबको मतलब सही रास्ता, सही संख्या। बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट जारी होते ही प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंकड़ों को छिपाया गया है, जिनकी जितनी आबादी है उसे कम किया गया है, इसका राजनीतिक फायदा लिया गया है। जनता सब कुछ समझ रही है, 2024 और 25 में सबक सिखा देगी।
बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई। और राज्यसभा सांसद मनोज झा के विरोध में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से आर.के. रमना मैदान में कवि कैलाश की प्रतिमा के पास पुतला फूंका गया, जिसकी अध्यक्षता भोजपुर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने की। जिलाध्यक्ष ने देश के राष्ट्रपति से ऐसी जातिवादी मानसिकता वाले सांसद को अविलंब संसद से बर्खास्त करने की मांग की। प्रदेश संगठन मंत्री मनमोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनोज झा की तरफ से संसद में दिया गया बयान ये दर्शाता है कि आरजेडी की मानसिकता घोर जातिवादी और घृणित है। राजद के आदरणीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा जी का पुतला फूंका गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, पूरी देश को ये मालूम है कि अभी चंद दिनों पहले उन्होंने राज्यसभा में, लोकतंत्र के मंदिर जिसको कहा जाता है, राज्यसभा में उन्होंने ठाकुर का कुआं नाम का एक कविता पढ़ा, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई कविता थी। उस कविता को उन्होंने पढ़ के ठाकुरों को इंगित करते हुए कहा कि हमारे अंदर के ठाकुर को निकालने की और मारने की जरूरत है। ये बहुत ही निंदनीय है। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? हर बार ठाकुरों को क्यों टारगेट किया जाता है? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे हैं। पितृपक्ष को लेकर गया पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने होटल में ही हरि प्रवचन शुरू कर दिया। पितृपक्ष को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिवसीय हरि प्रवचन कर रहे हैं। हरि प्रवचन में भक्त देर रात तक झूमते दिखे। प्रवचन में आम लोगों की एंट्री नहीं है। 15 किलोमीटर औरंगाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व सदस्य सह बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जोगेंद्र पासवान ने कहा कि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र बीजेपी के केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक विचारधारा है। पार्टी के रीढ़ थे। उन्हें बीजेपी के दधीची और भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। बीजेपी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय मिश्र की 100वीं जयंती समारोह को बिहार बीजेपी जन्म शताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाएगी। इसके तहत लगातार 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पटना के बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और कमेटी सदस्य तथा प्रदेश के अधिकारी हिस्सा लेंगे। मिश्र जी का जन्म 5 अक्टूबर 1923 को बक्सर जिला के दुधारचा गांव में हुआ था। कैलाश जी जब 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो अपने स्कूल के गेट पर ही वो धरना पर बैठ गए, जिनके कारण 1942 में उनकी गिरफ्तारी हो गई और जेल जाना उन्हें पड़ा। इसके साथ ही साथ 1974 में जब कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस विरोधी आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में भी समाजवादियों के द्वारा कैलाश जी को पसंद किया जाता था। इनके विचार को पसंद करते थे लोग। कैलाश जी इतने बड़े व्यक्तित्व के थे कि सारे लोग उन्हें पसंद करते थे। इतना ही नहीं, कैलाश जी पहली बार 1977 में विक्रम विधानसभा से
गया जिले के स्थापना दिवस के मौके पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने समाहरणालय परिसर में गया जिले के बड़े मानचित्र पर 159 मोमबत्तियां जलाकर समारोह का आगाज किया। इसके बाद केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए खुशी का इजहार किया। गया जिले के 159वें स्थापना दिवस के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये गया के लिए ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक जिला है। इस जिले में लोग जानते हैं कि सभी धर्मों का एक महासंगम है। हिंदू धर्म का काफी प्राचीन पितृपक्ष मेला महासंगम चल रहा है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति यही हुई थी। ऐतिहासिक जिला है। इस जिला में लोग जानते हैं कि सभी धर्मों का एक महासंगम कहा जा सकता है, जिसमें हिंदू धर्म से बहुत प्राचीन पितृपक्ष मेला में चल ही रहा है। महात्मा बुद्ध का मोक्ष प्राप्ति इसी जिला में हुआ है और बुद्ध धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और यह एक बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है पूरे गया जिला के सभी वासियों के लिए। और गया जिला धार्मिक रूप से तथा ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जिला रहा है, शहर रहा है। और इसके अलावा साथ में यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तौर पे भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ के लोग काफ़ी ही अमन पसंद है और सामाजिक सौहार्द। कटिहार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार ने कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवाद वाली पार्टी बताया। जातीय गणना को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को इससे न तो कोई नुकसान है और न ही फायदा। कटिहार के जिला अतिथि गृह में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती को शताब्दी वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाएगा। ना भाजपा का नुकसान है ना फायदा ही फायदा है। आप देख सकते हैं कि जाति जनगणना पे इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक और सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक परिवारवाद रहा। उसी तरह बिहार में भी लालू जी के साथ चाहे राबड़ी जी की हो चाहे तेजस्वी जी हो, ये परिवारवाद है। रही बात राष्ट्रपति बनाने की बात, हम लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना रहे थे। वो भी एक दलित समुदाय से आते थे, लेकिन उनका इन्होंने विरोध किया था। फिर हम लोगों ने महादलित से महामहिम राष्ट्रपति जी का जो चुनाव था उसमें भी वो भद्र भाषा लोगों ने बोला था। लेकिन हम लोग बिहार में पिछले 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस बात को स्वीकार किया है कि 1 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और इसके पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एडीजी ने माना कि 1.5 से 2 घंटे पहले पेपर लीक होने के साक्ष्य आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं। उन्होंने बताया कि यूपीआई के माध्यम से पैसों के ट्रांजैक्शन के भी साक्ष्य मिले हैं। एडीजी ने माना कि मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। परीक्षा में धांधली अनियमितता से संबंधित सारे मामलों की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई करेगी। एडीजी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में 67 केस दर्ज किए गए हैं। कुल 148 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिलों से बहुत स्पष्ट इसमें साक्ष्य मिले हैं। एक नवादा से मिला है, एक पटना से मिला है। और जो अभी तक हमारे पास व्हाट्सएप के बहुत से कोचिंग सेंटर्स और स्टूडेंट्स ने भी हम लोगों को भेजे हैं, अपने साक्ष्य उन लोगों ने हमारे साथ साझा किए हैं, उसमें लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा इस प्रकार का विलम्ब नज़र आ रहा है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले का। तो यदि 1 घंटा 2 घंटे से पहले अगर आंसर की आ चुकी है तो आप समझिए कि उससे पहले किसी ने उसको प्राप्त किया होगा, उसके आंसर्स बनाए होंगे, उसको अपलोड किया होगा, उसको शेयर किया होगा। तो ये चीज़ तो अब बिल्कुल क्लियर है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले कहीं कहीं ये आंसर सर्कुलेट होना शुरू हो गए थे। अब एक्चुअली कितने बजे कहाँ से लीक हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अधिकारी किस लाइन कराएंगे? देखिए, हमारी जो भी टीम्स हैं उसमें विभिन्न टीमों में डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के लोग नेतृत्व करेंगे, मगर इन सभी मामलों का अध्ययन, सुपरविजन, मॉनिटरिंग एसपी से लेकर डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। सर, अंदेशा ये है कि क्या एक जगह से सभी जिलों में सर्कुलेट हुआ है या कहीं? नहीं, अभी इस पे कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये वाइड स्प्रेड एफआईआर हुई हैं, तो ये एक पॉइंट से हुआ है या मल्टीपल पॉइंट्स पे हुआ है, ये भी तत्काल बताना मेरे लिए संभव नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन में कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।